साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत भूटान संबंधों की, भारत के पास मौजूदा तोपों के आधुनिकीकरण कार्य पर आई सीएजी रिपोर्ट की, खालिस्तानी तत्वों के हंगामे की और एससीओ सम्मेलन की। इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला प्रश्न सर, पड़ोस से ही भूटान से लेते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों कहा है कि डोकलाम विवाद के समाधान में चीन की भी भूमिका है? क्या हमारा यह सबसे करीबी पड़ोसी देश हमसे दूर हो रहा है? नीरज जी, बिल्कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारे लिए मामला है। जो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें इस पर इस तरह सोचना पड़ रहा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री का बयान आया है जी। तो इसको हम जरा 3 पार्ट में देखते हैं। पहली बात की इम्पोर्टेंस क्या है जी, डोकलाम जिसके ऊपर ये सारी बात हो रही है, वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जी। तो डोकलाम क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इसको लेकर के ब्रिटिश टाइम से और अभी तक हिंदुस्तान के और भूटान के बीच इस पर क्या विचार रहे हैं, क्या चीज़ें होती रही हैं जी, और चीन और भूटान के बीच में क्या बात हुई और कैसे इस स्टेज तक ये पहुँचे हैं, और इसका फ़र्क क्या, हमारे ऊपर असर क्या पड़ेगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो डोकलाम जो है वो हम सबको पता है कि ये भूटान में है, जो कि चीन अपना हिस्सा मानता है, तिब्बत का पार्ट मानता है जी। वैसे तो चीन शुरू से कहता रहा है कि भूटान, तिब्बत और अरुणाचल को भी लेता है जी, बिल्कुल, कि ये सारे जो हैं, यार लद्दाख कहिए, कि ये पहले से एक ही हिस्सा रहे हैं, और एक ही हिस्सा मतलब वो कहते हैं कि मदरलैंड तो चीन ही है इनका जी, तो वो इनकी है। लेकिन जहाँ तक हम इसी इशू पर अगर अपने आप को रखेंगे तो डोकलाम की लोकेशन अगर देखिए तो ये जो है थोड़ी ऊंची जगह है, जिसमें कि उत्तर की तरफ ये जो इनकी चीन की जो इनकी चुम्बी वैली है उसको हम डोमिनेट करते हैं वहाँ से जी। नीचे चुम्बी वैली अभी तिब्बत में है, और जहाँ हम तिब्बत कहेंगे मतलब चीनी है, तो उसको हम अच्छी तरह डोमिनेट करते हैं। वो नीचे है थोड़ा, और इसीलिए वो चाहता है कि ऊपर हाइट वहाँ लेना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि जितने भी हमारा जो वहाँ पर LAC है अभी मैक्सिमम वाटरशेड के ऊपर है। वाटरशेड मतलब हाई ग्राउंड है जी। तो उससे नीचे एक तरफ हम हैं, एक तरफ वो है, और मैक्सिमम जगहों पर एक्चुअली खासकर सिक्किम का जो इलाका है जहाँ की हम बात कर रहे हैं जी, उसको लें तो हम डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पर जी, जो वहाँ की सिचुएशन है। और ये डोकलाम में हमारी एक बटालियन थी, इनफैक्ट मैं भी वहाँ रहने का मुझे मौका मिला था जी। तो हम हाइट पर हैं, वो उनके नीचे हैं, प्लेन है, जहाँ से बाउंड्री जैसे पहले है कोई है नहीं जी। पत्थरों का ही इलाका है जो मार्क कर रखा है जी। तो उसी को LAC मान करके और अभी तक हम चलते रहे हैं जी। लेकिन उसको अगर देखा जाए तो जैसे हमने कहा कि उधर जो है इसकी चुम्बी वैली है, इधर पूर्व में देखें तो भूटान आ जाता है। भूटान का हा वैली है जी, हा डिस्ट्रिक्ट भी वो कहते हैं, जो इधर है। और अगर पश्चिम में हमारा सिक्किम है जी। तो आप देख सकते हैं कि रणनीतिक महत्व जो है बहुत ज़्यादा है इसका, कि वहाँ पर अगर वो आ गया तो सीधा जो है वो भूटान को तो कभी भी वो चंगुल में ले सकता है ऊपर आने के बाद। हमको जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर सकता है हमारे ऊपर, क्योंकि वो डोमिनेट कर सकता है हमारी पूरी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जी। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम सब जानते हैं, वो चिकन नेक भी बोला जाता है कि पतला, आपको पता है कितना पतला हिस्सा है वो जी। उसकी लंबाई तकरीबन 170 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो सबसे ज़्यादा है वो 60 किलोमीटर है, और सबसे कम जो है तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास है जी। तो आप सोचिए 20 किलोमीटर है, मतलब कितनी नज़दीक है वो जी हमारे जी। और ये ऐसा इलाका है जिसके थ्रू कि हमारी सारी नॉर्थ ईस्ट के लिए जी जितनी मैक्स जो हाईवे हमारा उधर से ही जाता है जी, रेल नेटवर्क उधर से ही जाता है जी, OFC से लेके हर एक चीज़ हमारी पूरी जितनी सैन्य क्षमता हमारी सेना के लिए से ले करके नॉर्थ ईस्ट के जो भी कम्युनिकेशंस हैं हर एक चीज़ वहीं से जाती है जी। तो उसको अगर उसने थ्रेटन कर दिया और अगर कट ऑफ कर दिया तो आप सोचिए कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे कट ऑफ हो सकता है। तो इसलिए डोकलाम हमारे लिए, डोकलाम
जो हाइट्स हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि जो रणनीतिक महत्व है, सामरिक महत्व है, और उसके अलावा बाकी भी नॉर्मल जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और जो हमारे देश के बाकी हिस्से हैं उनके साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी हर एक चीज़ जारी रखने के लिए। तो ये जो है सबसे बड़ी चीज़ है, और इसमें चीन ने काफ़ी पहले उस इलाके में शुरू कर दिया था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जिसको हम आगे आएंगे। हमको पता है उसके ऊपर काफ़ी एक्शंस हमने लिए भी हैं 1967 से लेके बाद तक, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कि ये जो है इस डोकलम का, ये या भूटान के साथ हमारे संबंध क्या थे, किस वजह से इस डोकलम की वैल्यू बढ़ी, या आज भूटान जो कुछ भी कह रहा है जी। और हम पहले अगर देखें तो भूटान ने यहाँ तक कह दिया है कि कुछ हिस्सों को जो हम कह रहे हैं कि भूटान को उसने कब्जा किया है, भूटान कह रहा है कि वो तो हमारा नहीं है। उसने ये नहीं बोला कि उसने कब्जा नहीं किया, वो कहता है कि वो तो हमारा नहीं है जी। तो यहाँ तक बोल देना एक बहुत बड़ी बात है इसमें जी। लेकिन हमें क्यों इसके ऊपर इससे फ़र्क पड़ रहा है और पड़ना चाहिए? अगर हमारे संबंध देखे जाएं तो 1910 में सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया के साथ संबंध बने थे भूटान के, और उस समय एक भूटान को एक प्रोटेक्टेड स्टेट माना गया था, प्रोटेक्टेड एरिया माना गया था ब्रिटिश का। प्रोटेक्टेरेट नहीं है जैसे कि हर एक चीज़ मतलब वो करेगा ब्रिटेन, लेकिन प्रोटेक्टेड माना था कि हाँ प्रोटेक्शन देगा उसको। तो ये चीज़, ये समझौता था 1910 से, जो कि 1949 तक जारी रहा जी। ये वही चलता रहा, और हर एक चीज़ हमारे थ्रू ही, मतलब हमारा या उस समय ब्रिटिश का ही है, और 47 के बाद जो है हमारे साथ इनका उसी हिसाब से हम चलते रहे कि हम इनको देखते रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। 1949 में जाकर के एक वो हुआ था, समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था भूटान के साथ, जिसमें ये था कि भूटान के हम इंटरनल अफेयर्स में हिंदुस्तान इंटरफियर नहीं करेगा जी, लेकिन फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस जी वो गाइड करेगा हिंदुस्तान। अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे कि फॉरेन पॉलिसी और उसका जो डिफेंस है वो हिंदुस्तान के पास, जैसा हिंदुस्तान चाहेगा उस हिसाब से रहेगा। अगर देखा जाए तो एक तरफ से यही बात हुई थी जी। 1960 में चीन ने कहना शुरू किया कि भाई ये तो तिब्बत को उसने ले लिया था, वो हमने दे दिया था। हमने क्या दिया था, हम मान लिए थे जी अपनी तरफ से जी। और उसने कहना शुरू किया था भूटान से लेके अरुणाचल और लद्दाख का एरिया कि ये जो है उसका एरिया है। तो जब 1960 में उसने यहाँ तक जब बोल दिया कि ये तो, जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो जो तीनों जो इलाके हैं वो बेसिकली मेनलैंड चाइना के हैं, तो हमारे ही हुए, हमारे साथ चले आ रहे हैं। उस समय तक जो भी संबंध थे भूटान के चीन के साथ, वो भूटान ने सारे अपने संबंध वहाँ से चीन से तोड़ लिए थे जी। जब उसने ये बोला, और फिर नेचुरली वो हिंदुस्तान के और करीब आया कि जो इस पर मतलब कुछ और जो है मदद करे। ये जब हुआ तो 1961 में, 1960-61 में दो तीन चीज़ें हुई। हिंदुस्तान ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ बढ़ाई, और 1961 में इमट्राट, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, वहाँ भेजी गई, रादर खोली गई, एक एकेडमी खोली गई, जिसमें हमारे एक अभी तक हैं मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर जाते हैं जो कमांडेंट हैं उस ट्रेनिंग टीम के, वो ट्रेन करते हैं भूटान की सेना को जो भी उनके पास है। और वैसे भी भूटान के काफ़ी ऑफिसर्स और आते हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग में, NDI में, बाकी सब जगह आते हैं जहाँ पर लेते हैं। लेकिन ये टीम वहाँ पर 1961 में, 1960 के बाद मैंने कहा कि ये चीज़ शुरू हुई और डिपेंडेंट होना शुरू हुआ भूटान हिंदुस्तान के ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आई। लेकिन 1967 आते हुए बीच में थोड़ा बहुत खटास पता नहीं कहाँ से बीच में ज़रूर आई,
और उस समय जो है खटास मीन्स हम उसकी बात कर रहे हैं चीन से, और चीन ने तब जो है आपको याद है कि नाथुला और चोला पर दो जगहों पर हमारे ऊपर, मतलब 62 के बाद तो ये सोचा गया कि शायद और चीन कुछ वो नहीं करेगा, बट 67 में उसने ये हिमाकत जरूर की और नाथुला पर उसने सड़क बनानी शुरू की थी। नाथुला और चोला जो दो पास हैं वहाँ पर, जिसमें कि काफ़ी आर्टिलरी फायर का एक्सचेंज हुआ था और काफ़ी डैमेज हुआ था चीन के ऊपर, और भारतीय सेना ने वहाँ रोक दिया था उनको आगे बढ़ना, जी आगे आना डोकलाम तक। हालांकि डोकलाम से कुछ देर पहले उन्होंने ऑलरेडी बना रखी है सड़क, बट ये डोकलाम तक आकर के और वहाँ से टर्निंग बनाना चाहते थे, जिसको कि रोका आगे आकर के। जी उसके बाद जो है इंडिया और भूटान के बीच में संबंध चलते रहे। इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसमें कहा जाए कि दोनों देश कोई आपस में कोई ऐसी चीज़ हुई। लेकिन उसके बाद जो है, अगर 1967 में जो है पहली बार 1968 में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए भारत और भूटान के बीच में। जी मतलब कि हमने भूटान को एक अलग, एक तरह से कंट्री मान लिया, तभी तो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस किया बिल्कुल उस समय। और उसके बाद 1972 में जो है उसके बाद उसी समय नेगोशिएशंस कुछ हुए, बाद में चल के आई थिंक 1974 या उसके आसपास के थे, जब ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी जो है अब खुद देखेगा भूटान, लेकिन डिफेंस मैटर्स में, डिफेंस और सिक्योरिटी मैटर्स में कोऑपरेशन हिंदुस्तान करता रहेगा। जी ये बात हुई थी। तो इसका मतलब एक तरह से फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट हो गया भूटान, और तकरीबन मेरे ख्याल से उसी का फ़ायदा चीन ने भी उठाया। और ये जो समस्या थी बॉर्डर की, 1972 में शायद इन लोगों की बात भूटान की और चीन की शुरू हुई। जी क्योंकि काफ़ी एरिया नॉर्थ का तकरीबन 700 किलोमीटर का तकरीबन एरिया चीन कहता है भूटान का कि हमारा है। डोकलाम इस इलाके में तकरीबन 290 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इलाका है, और कुछ और इलाके हैं जो कुल मिला के तकरीबन 1100 किलोमीटर का एरिया वो कहता था कि चीन का है। जी क्योंकि नक्शे तो ग्राउंड पर तो कोई डिमार्केशन था ही नहीं जी। और आई थिंक 19वीं सदी से जो भी थे वो सब कागज़ पर ही बात हुई थी, किसी ने ग्राउंड पर जा कर के कहीं डिमार्केशन नहीं किया था। इस वजह से ये बात चल रही थी। तो इसलिए जो 1972 में इनके नेगोशिएशन शुरू हुए, लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि 1972 का जो नेगोशिएशन शुरू हुआ उसमें भूटान, चाइना और इंडिया भी था। जी हिंदुस्तान भी उसमें था, लेकिन बाद में चीन ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई दोनों मामला दो देशों का है, तो हिंदुस्तान को तो आने की जरूरत ही नहीं है इसमें। जी उनका यह ऑब्जेक्शन हुआ, और इस ऑब्जेक्शन होने के बाद जो है भूटान ने 1984 में शुरू कर दिया अपना नेगोशिएशन। 10-12 साल तो नहीं कोई खास बात हुई, लेकिन 1984 में उन्होंने सीधा नेगोशिएशन शुरू कर दिया चीन से, जिसमें हिंदुस्तान को उन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं की जैसे ट्राइपार्टाइट पहले होना था। हालांकि इस बार उन्होंने बोला जरूर है 3 देशों का मामला है, लेकिन उन्होंने एक शब्द यूज़ किया है कि 3 बराबर देशों का मामला है। वो थोड़ा समझने वाली, सोचने वाली भी बात है कि किस उसमें उन्होंने बोला। इसके बाद जैसे मैंने कहा 1984 में उन्होंने अपना ये शुरू किया, और 1984 से लेके 1998 तक 24 राउंड इनके बातचीत हुई है, बॉर्डर नेगोशिएशंस जितने भी चले हैं इसमें। और इसमें इन्होंने 1998 में एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की एग्रीमेंट भी साइन किया भूटान और चीन ने जी, कि हम आपस में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे। लेकिन उसमें भी क्लास था आपस में इंटरेक्शन का, तो इनके बीच में आना जाना भी होता रहा। 2000 जो हम लोग अभी बात की थे, 2004 में चाइना ने जो है डोकाला जो पास है
तकरीबन सिक्किम बॉर्डर से तकरीबन 70 किलोमीटर है, वहाँ तक रोड बनानी है अपनी शुरू की। तो नेचुरली हमारे लिए तो ये थोड़ा बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ये थ्रेटन कर सकते थे, दो कि अपने इलाके में कर रहे थे। हालांकि देखा जाए तो इनको एक जो रिवर है जो भूटान की है उसके साथ बना रहे थे जी। जिसको भूटान आज कह रहा है कि नहीं वो हमारे इलाके में नहीं बनाए हैं, लेकिन पुराना जो नक्शा है जिसके हिसाब से हम चल रहे थे उसके हिसाब से तो वो रिवर जो है पूरी भूटान के अंदर है, उसकी टेरिटरी है। और 2017 में आपको पता ही है कि डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसमें 18 जून अगर एग्जैक्ट तारीख है जबकि ये स्टैंड ऑफ हुआ था उनके साथ, और इंडियन आर्मी ने उनको जो है रोक दिया था चाइनीज़ को रोड बनाने के लिए। 1949 की ट्रीटी का हवाला देते हुए हमने वो किया था कि भाई उसमें तो ये था नहीं, और आप पीस एंड स्टेटस को मेंटेन करना था, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी थी, तो आप कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं जी। तो ये चीज़ हुई थी। और 2007 में उससे पहले इसमें जो मैंने कहा था वो पहले कि फॉरेन पॉलिसी वाली जो हुई थी एग्रीमेंट विद इंडिया, 2007 में हुआ था कि ये भूटान जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखेगा, लेकिन जो जहाँ तक सिक्योरिटी और डिफेंस का है वो कोऑपरेशन हिंदुस्तान के साथ चलता रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी जो भी चीज़ होगी। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जिसका फ़ायदा तो चीन ने ऑफ कोर्स उठाया, और शायद अब भूटान भी उसी बेसिस पर, अगर इन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है उसके हिसाब से उठाया है। हालांकि वहाँ के किंग ने तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बोला है जी। और इसी बीच में करीब 2017 में चीन ने क्लेम किया कॉरिडोर, एक चीन, भूटान और डोकलाम के ऊपर, जिसको भूटान ने उस समय डिनाई किया जी कि ये नहीं है। और जब ये हुआ और उसी समय मैंने कहा कि स्टैंड ऑफ हुआ, और वो जो स्टैंड ऑफ में जुलाई की बात कर रहा था 2017 में, उस समय भूटान ने अप्रोच किया बल्कि हिंदुस्तान को मदद करने के लिए, और तभी हिंदुस्तानी सेना वहाँ गई, जहाँ उन्होंने रोका उनको चीनी को, और PLA को रोकने के बाद जो है ये 2000 करीब 49 दिन के बाद जुलाई 2017 में चीनी मतलब वो भी वापस हुए, हम भी वापस हुए, लेकिन हमने अपने डिफेंसेस डोकलाम पर जो उसके हिल्स थे, ऊंचाई थे, वहाँ पर हमने अपने परमानेंट डिफेंसेस बनाए जी। अदरवाइज हम बीच में वहाँ से कई बार जाड़ों में वापस आ जाते थे। तो ये जो चीज़ें थी अभी तक का, मतलब इनके बीच का हमारा और उनका डोकलाम विवाद के मामले में भूटान के साथ हमारा और चीन का रहा है। लेकिन मैं यही पॉइंट देना चाहता हूं कि 1998 के बाद भूटान अलग ही डायरेक्ट नेगोशिएशन करने लगा। कितना हमको पिक्चर में रखते थे नहीं रखते थे वो तो हम आज कह नहीं सकते कि कितनी क्या बातें हुई इनके बीच में। इसके बाद जो आज की कमेंट है वो तो हमने देखा ही कि इन्होंने भूटान PM ने जो दिया 28 मार्च को कि कोई बड़े और छोटे देशों का मामला नहीं है, 3 बराबर के देशों का मामला है जी। उन्होंने एक वो बोला। दूसरा उन्होंने बोला है कि हम जो है हम तैयार हैं एक बाउंड्री डिमार्केट करने के लिए चीन के साथ जी नेगोशिएशंस के बाद। एक बहुत बड़ी बात है, वो कह रहे हैं कि हम डिमार्केट करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने उसमें बोली है कि बोली नहीं है, मतलब फरवरी में इनका जो एक डेलीगेशन था, भूटान का डेलीगेशन गया था चीन में, बिल्कुल, और जाके उन्होंने ये नेगोशिएशंस किए थे बाउंड्री के जी। और इसी महीने हो सकता है कि इनकी टीम आए, चीन की भी टीम इनफैक्ट मार्च के एंड तक आनी थी, शायद अभी आए वो इनके साथ फाइनलाइज करने के लिए। जो न्यूज़ में तो यही है जी कि फाइनल करने के लिए, और तभी शायद इनका ये स्टेटमेंट आया है कि हम जो है डिमार्केट करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कि उस लेवल तक के पहुंच चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं जी। जो अंडरलाइंग चीज़ थी उसमें कि चीन ने इनको दिया क्या, कि चीन ने फाइनली नॉर्थ में जो है काफ़ी कुछ अपना छोड़ दिया जो क्लेम कर रहा था, लेकिन डोकलाम के इलाके के आसपास का एरिया वो क्लेम कर रहा है जी। जो इस हिसाब से शायद भूटान को सूट कर रहा है जी, पहली चीज़। दूसरी, वहाँ भी थोड़ा डिवीज़न हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम चाइना से ज़बरदस्ती क्यों
पंगा लें जी। चाइना अगर मदद कर रहा है, दे रहा हो, चाइना तो हमेशा पर्स खोल करके तैयार है देने के लिए, तो हमें क्यों इस बीच में पड़ना चाहिए। तो उनका और इंडिया का मामला है। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान के साथ हम रहे हैं, हिंदुस्तानी हमारे हमेशा साथ रहा है, तो हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया, लेकिन उनके जो किंग हैं उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, जबकि कहा जाता है कि चलता तो सब कुछ वहीं से है। तो क्या ये मान के चलें कि किंग की भूमिका वहाँ कम होने वाली है, जो कि लगता तो नहीं है इस मामले में, लेकिन वहाँ से चुप्पी तो हमारे यहाँ से भी है। 29 का ये बयान है, आज 1 तारीख है, तो हमारी तरफ से भी कोई वक्तव्य ऐसी चीज़ नहीं आई, जबकि ये इम्पोर्टेंस इसकी हमने अभी देखा ना। आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तो हम बात कर ही रहे थे। हम जो है क्या मतलब चीन वापस जा रहा है अपने शब्दों में, जो उसने कहा था कि हम यहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे, 2012 में भी बोला था, वो भी चीज़ ये नहीं हो रही है। दूसरी जो है 2019 में इनका स्टैंस था अपना भूटान का भी, कि जो एग्जिस्टिंग ट्राई जंक्शन है जिसकी वहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब 3 साल बाद 4 साल बाद वो उसी बात को पलट के कह रहे हैं कि ये तो हम चीन के साथ नेगोशिएट करने को तैयार हैं, लेकिन ढोकलम का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन हिंट तो उन्होंने दे दिया कि डिमार्केट करना चाहते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं कि बाउंड्री जो हमारी है, जिसको हम मान रहे हैं, वो हमारी है। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी जो है इनकी जो एक पसमलुंग वैली है, जहाँ पर तकरीबन 500 किलोमीटर के एरिया चीन अपना मान रहा था, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार है। तो एक इसके वजह से इनकी ये हो सकती है कि ये हमें वहाँ मिल जाएगा, या हमसे जाएं तो हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़े। और इससे जो है सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये शायद भूटान तो समझना चाहिए कि अगर एक जगह उसने छोड़ दिया चीन को, तो चीन उनका जो है, जो सलामी स्लाइसिंग की बात हमने काफ़ी पहले एक बार की थी, कि चीन जल्दीबाजी में नहीं है चीन, कि वो तुरंत जो है जैसे रूस की तरह की जाके कैप्चर कर लें की। उसने ताइवान के लिए भी 2040 का टाइम दे रखा है कि 2040 तक ताइवान हमारा होगा। तो वो जल्दीबाजी में नहीं है, यहाँ भी वो जल्दीबाजी में नहीं होगा। वो थोड़ा थोड़ा एरिया ही लेगा, स्लाइस जिसे कहते हैं, एक स्लाइसिंग किया, थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। तो हो सकता है वो फिर पूरा भूटान ही चला जाए, जो ये सोच रहे हैं कि शायद उनको फ़ायदा हो इससे। लेकिन हमारे लिए, जैसे हमने कहा, कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और हम जो है हमें इस पर चुप नहीं बैठना चाहिए। हर हालत में भूटान के साथ जो हमारी अभी तक की उनसे नीति रही है, उनके साथ सहयोग रहा है, उनके ऊपर हमें ये जोर डाल के कहना चाहिए कि ये जो है चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जो आपने जो आखिरी में कहा है कि क्या ये हमारा सबसे जो पड़ोसी और मित्र देश था हमसे दूर हो रहा है, शायद हाँ, शायद हाँ। और मैं ये भी कहूँगा कि शायद हाँ, आज से नहीं। क्या हमने गलती की कि हमने अगर उनसे एग्रीमेंट साइन किया कि नहीं ठीक है, आपका सब कुछ फॉरेन रिलेशंस और बाकी सब चीज़ें आप अपनी खुद करें, क्योंकि आज की डेट में भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड मीन्स उसको हर एक चीज़ हिंदुस्तान के थ्रू होनी है, या फिर चीन के थ्रू होनी है। जहाँ की अभी नेटवर्क था नहीं, अब चीन ने अपना नेटवर्क बढ़ा लिया। तो क्या चीन ने इतना ज़्यादा उनको प्रलोभन दिया, पैसे से भी और नेटवर्क के साथ भी, कि हम आपको हर एक चीज़ इधर से देंगे, चाहे आप रेल रोड वो बना ही रहा है, रेल नेटवर्क बन ही रहा है, उसका रोड इतना नज़दीक करीब ले ही आया है, तो हो सकता है को भी प्रलोभन दिया हो। लेकिन फिर भी जो है हमने हमारी जो कहते हैं कि एक ब्लड रिलेशन है भूटान के साथ, और जैसे मैंने बताया 1810 से 1860 और बाकी मतलब 1911 से, और बहुत पुराना एक संबंध है। तो ये कुछ हद तक तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन यही रहेगी कि हाँ, कुछ हद तक दूर हुआ है। और जो हम कहते हैं कि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, तो ज़रूर थोड़ा हमारा भी इसमें है कमी, जिससे की वजह से कि
ऐसी चीज़ भूटान जिसे नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, और हमें इस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये चीज़ ना हो, क्योंकि अगर डोकलाम के पास चीन आ गया तो हमारा काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। और जो उसने पॉलिसी सोच रखी है नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ करने के लिए, वो उसमें आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे बढ़ जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे ही रही होगी। अब सरकार की बात चली तो अगला जो सवाल है वो सरकार के दावों और जो ज़मीनी हकीकत है उससे संबंधित है। जब भी सरकार से रक्षा संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह कहती है कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन हालिया सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा तोपों को अत्याधुनिक तोपों से बदलने का काम 2 दशकों से धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इसे कैसे देखते हैं? नहीं जी, ये जो है एक मतलब बिल्कुल जो ये सीएजी की रिपोर्ट है, और जो उन्होंने इसमें एक तरह से देखा जाए तो चौंकाने वाली चीज़ है जी कि उन्होंने बहुत साफ बोला है कि बहुत ही धीमा चला है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सिर्फ 7% टारगेट अचीव हुआ है जी। और जब हम जानते कि तोपों को क्या महत्व रहा है, बिल्कुल अभी हमने देख ही लिया जी, क्योंकि हमारे पास मल्टीफेरस है, हमारे पास अभी भी मोटर हैं छोटे वाले 120 मिलीमीटर हैं, जिनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है आज की तारीख में। 105 mm तोपें हैं हमारी, जिनकी रेंज बहुत कम है। वर्ल्ड वॉर 1960 के दशक की रूस से जो हमने 130 मिलीमीटर ली थी वो बैकबोन के चल रही है, और जो हमने बोफोर्स ली थी 1989 में अब 33 साल तक वो कितना चलेंगी, वो फैक्ट्री भी बंद हो गई, काम भी नहीं कर रही, और हम स्पेयर्स अपने ले करके चल रहे हैं जो भी हैं। तो उसके बाद कुछ भी नहीं लिया हमने, ना अपना बनाया ना हमने बाहर से लिया। तो ये तो है एक बहुत सोचने वाली बात है। मामला भी जो है सुरक्षा के साथ है। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में एक रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी तोपखाने के आधुनिकीकरण की बात हुई थी, और जिसमें हुआ था कि तकरीबन 2800 गन्स जो हैं उनको मॉडर्न किया जाएगा, अपगन किया जाएगा, नई ली जाएंगी। तकरीबन हमारे पास 260 के आसपास रेजिमेंट है, एक रेजिमेंट में तकरीबन 18 गन होती हैं उसमें, और कुछ हम रिजर्व भी रखते हैं। जैसे बोफोर्स हमने 400 ली थी। तो इसके साथ जो है देखा जाए तो हमारे पास तो कुछ था नहीं उस समय, और जो सबसे पहली प्रक्रिया शुरू हुई थी वो थी 130 मिलीमीटर को अपगन करके इजराइल की मदद से सोल्टम्स 155 मिलीमीटर को में अपग्रेड करके 42 करके, और उनकी रेंज बढ़ती, क्योंकि हमारी जो मौजूदा है उसकी रेंज 27 किलोमीटर, 27,490 टू बी एग्जैक्ट, जो 130 मिलीमीटर हैं, और ये जो है 39 किलोमीटर तक हो जाती। एक तो बैरल की वजह से और एम्यूनिशन जो इसके अंदर इस्तेमाल होता, और एम्यूनिशन इस्तेमाल होने का मतलब कि जो एम्यूनिशन की मारक क्षमता है, घातक जो कहते हैं हम, उसकी क्षमता है वो 3 गुना बढ़ जाती क्योंकि उसमें 3.4 किलोग्राम TNT है, इसमें तकरीबन 9 के आसपास है, 8 से 9 किलोमीटर। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता। और ये चीज़ ख़त्म होनी थी तकरीबन 2022 तक। 18 रेजिमेंट हो जानी थी तकरीबन, इनफैक्ट 15, OFB ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने, उसके हिसाब से 15 रेजिमेंट जो है ये हो जानी थी उस समय तक। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा है कि जो उनकी रिपोर्ट है 2022 की रिपोर्ट उन्होंने जो टेबल की है पार्लियामेंट में, वो कहते हैं कि सिर्फ 8% ही काम हो पाया है जो होना था उसमें। तो ये अब है तो हम बहुत ही ऐसी स्थिति में हैं जिसमें आदमी सोचने को मजबूर करता है कि क्या हम इस तरह चलेंगे तो हमारी कैसे रक्षा नीति आगे बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने और ये जो उन्होंने बताया है कि जो प्लान 2800 का था कि 2800 गन्स 2027 तक 2800 गन्स हो जाएंगी, वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि 2022 तक अगर सिर्फ 8% हुआ है, मतलब 230-33 के आसपास, तो हम बहुत पीछे हैं इस मामले में। और उनका ये भी कहना है कि जो 6 प्रपोजल आए थे इस मामले में, उसमें सिर्फ 3 जो है उनको RFP जो दी गई और उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ वो भी सिर्फ 17% के लिए था। पूरा
कॉन्ट्रैक्ट भी उसके साथ नहीं हुआ। और जो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मेजर जो प्रपोजल था वो टोड गन्स और एसपी गन्स का था, जिसका ओवरऑल 77% के होना चाहिए, 77% है जो होल्डिंग है या जो ज़रूरत है उसके हिसाब से। और जो उन्होंने रीजन दिया हुआ है, पहले बात की जो आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया गया उसको वापस लिया गया 2 कारणों से। एक कारण तो ये था कि जो जितने भी रिस्पांस था वो बड़ा पुअर था उस मामले में, और दूसरा जो क्यूआर था, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जो दी गई थी वो फॉलो नहीं हो रहा था इसमें। और दूसरी जो चीज़ थी, इन्होंने बड़ा जो सीएजी ने बोला है रीजन मेजर दिया हुआ है कि नॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जो प्रोसीजर है इसका इवैल्यूएशन प्रोसीजर, वो जो है वो भी एक दोनों पर है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट उधर जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या बाकी ओएफबी या जो भी इन्वॉल्व थे इसमें वो कर रहे थे, और जो यहाँ तक फौज के ऊपर है कि इवैल्यूएशन प्रोसीजर ही हम अपना कैसे इवैल्यूएट करेंगे, उनकी क्षमता का कैसे आकलन करेंगे, उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन हमने नहीं किया था। ये 2 उन्होंने मेजर रीजंस दी हुई है, जो कि नेचुरली हम बहुत हमारे लिए कंसर्न की चीज़ है कि ये स्पेशली जो आपने अभी कहा कि जो हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि कितनी ज़रूरी है ये इस समय आर्टिलरी की जी। लेकिन एक मैं कहूँगा धब्बा ज़रूर है दोनों के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, हम कर नहीं सकते, ये भी नहीं है जी। हम कर सकते हैं, सक्षम हैं, लेकिन ये ढीलापन जो कैग ने मैं यही कहता हूं कि ढीलापन ही है, क्योंकि क्षमता है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि क्षमता है, कर सकते हैं, करने लायक हैं, लेकिन जो ढीलापन है वो दूर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसमें जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं उसको जो है कैसे दूर किया जाए, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने तो हर एक चीज़ में देखा है प्रोसीजरल चीज़ें इन्होंने काफ़ी कट डाउन की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई प्रोसीजर्स कम कीजिए, एक्चुअल चीज़ पर आप आइए जी। और उसी तरह अगर एक कैग रिपोर्ट ये कहती है कि इवैल्यूएशन का जो मारक क्षमता है, जो क्षमता का जो आंकलन है उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया है, वो भी एक कमी है जो कि तुरंत दूर होना चाहिए। और आई एम श्योर कि दूर करने में जरूर हमारी सेना इसमें लगी हुई है जी। और ये हो भी गया होगा, और थोड़ा बहुत है तो आगे चल भी रहा होगा जी जी बिल्कुल। लेकिन जो आगे की जो चीज़ें आउटलुक हमेशा अच्छा है। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स में देना चाहता हूँ जो प्लान्ड है, उसमें आप देखिए कि अभी हमने धनुष का जो धनुष गन है 155 मिलीमीटर गन बोफोर्स के बाद उसी के बेसिस पर बनाई गई थी जी ये गन, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 144 का हो गया, 400 और का कॉन्ट्रैक्ट होना था। एक तरीके से उन्होंने डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। इसके जो यूजर ट्रायल्स हुए थे 2017 में, कुछ गन्स में प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से अभी होल्ड पर है। तो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक ये गन्स भी आ जाएंगी हमारे पास। मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही मॉडर्न गन्स हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी हैं, हमारे ज़रूरत को इस समय पूरा करने वाली हैं। ये भी है। दूसरी शारंग है, K9 वज्रा है। इसमें हम अमेरिका से अल्ट्रा लाइट हाउडजर M777 वो ले रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट 2016 में हुआ। 2500 बनी बनाई दे रहे हैं, बाकी जो है हमारे यहाँ ही असेंबल होंगी, पार्ट्स यहाँ भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और फिर DRDO जो है ये आर्टिलरी टोड, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम अटैक, ATAG अटैक बोलते हैं, वो जो है उसका डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये कई चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इसमें सिर्फ OFB इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ DRDO OFB नहीं इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से कैग की ये रिपोर्ट आई है कि उन्होंने बहुत धीरे काम किया, और जिसके लिए अगर मैं कहूँ कि वो जाने जाते हैं धीरे काम करने के लिए। हालांकि जैसे उन्होंने पिछली बार कहा था कि कुछ चाबी उनको लगी है, उनको भी और सेना को भी, और अब दोनों चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम होपफुल हैं कि ये चीज़ें क्षमता है। और मैं आपको अगर बताऊँ तो जो प्लान हमारा है, जो हमने अभी तक बोफोर्स जो की जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी 39 कैलिबर की थी जी। अभी हम 42 और 45 कैलिबर की गन लेंगे, तो जिससे हमें और ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगा, मारक क्षमता उसकी अच्छी होगी, एम्यूनिशंस नए और मॉडर्न एम्यूनिशन उसके अंदर हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वो हमें बहुत ज़रूरी है।
और अभी जो हम प्लान है उसमें जो टोड गन है 1580 लेने का, जो माउंटेड गन है जो कि एक ट्रक चेसिस पर माउंटेड होगा वो तकरीबन 814 हैं। एसपी सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं जो कि A9 वज्रा की हम बात कर रहे थे, जो साउथ कोरिया की मदद से यहीं बनेंगे, वो 145 हैं। और 130 मिलीमीटर गन जो रह जाती हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, तो बाकी जो हैं वो नहीं रहेंगी, जो ये 105 मिलीमीटर वगैरह वाली हैं। हमारा बेसिक कैलिबर यही रहेगा जी। अभी जो है इसके साथ जो कौन कौन उसमें हैं, तो इसमें अगर आप देखें जो टो हाउट्जर की हम बात कर रहे थे 1580 जो टो की जाएंगी, उसमें फ्रांस है जो कि LNT बेसिकली जो फॉरेन कोलैबोरेशन में कर दिया ऑलरेडी 100% तक है, तो अब जो है LNT एक्चुअली बेसिकली मैन्युफैक्चर करेगा यहाँ पर फ्रांस से कोलैबोरेट करके। और इजराइल भी है इसमें कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर के, वो भी इसको बनाएगा। दूसरा जो है SP गन्स की हमने बात की थी K9 वज्रा, जिसको कि LNT साउथ कोरिया के साथ मिलकर के बनाएगा यहीं पर। और जहाँ पर मॉडिफिकेशंस की हम बात कर रहे थे उसमें 814 ट्रक माउंटेड हैं, उसमें टाटा जो हैं वो कर रहे हैं, टाटा पावर SAD और LNT नेक्सटन मिलकर के इसको करेंगे। और ATAG का मैंने बताया आपको कि तकरीबन 114 हैं। ये DRDO जो है वो भी टाटा पावर और कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर के करेगी। तो ये सिल्वर लाइनिंग यही है कि प्राइवेट सेक्टर, आपने देखा इतना नामी प्राइवेट सेक्टर इसमें आगे आ गए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो है ये अच्छी गति से आगे बढ़ेगा जी। और ये इतना जो पीछे हो गया है मॉडर्नाइजेशन, और जो बहुत जरूरी है जी, ये जल्दी ही अब जो समय निर्धारित होता है उसके अंदर हो सकता है उससे पहले ही पूरा हो जाए जी, जिसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि क्षमता भी है और इच्छा भी है, लेकिन CAG रिपोर्ट ने जरूर एक बार जगाने का काम बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, वर्तमान में जिस तरह से भारतीय मिशनों पर खालिस्तानी तत्व हंगामा कर रहे हैं, वो सब क्या दर्शा रहा है? हम देख रहे हैं कभी सैन फ्रांसिस्को से खबर आती है, कभी कनाडा से, कभी UK से, कभी ऑस्ट्रेलिया से। और इसके अलावा सवाल एक ये भी है कि क्या अमृतपाल सिंह मामले से पंजाब की कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा के लिए नया खतरा पैदा हो गया है? आखिर ISI चाहती क्या है और कैसे अपने मिशनों को अंजाम देती है? सवाल इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि अमृतपाल सिंह ISI के इशारे पर काम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है ये तो। बिल्कुल, अब है कौन अमृतपाल सिंह, जिसको कि आज तक कोई जानता नहीं था जी। ये फरवरी में जो दीपचंद था इनका, जिसकी डेथ हो गई थी, वारिस पंजाबी ने गठन किया था। हाँ जी, तो जो वारिस उसी ने गठन किया था, उसकी डेथ होगी तो सडनली एक बाइक इसका नाम आ गया जी। और ये 12th पास ये जो है दुबई में रह रहा था जी। अब ISI कनेक्शन नेचुरली जो दुबई जाता है तो लग जाता है कि ISI कनेक्शन अगर जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है जी। और लग भी रहा है, जिस तरह से ये आया और अपने इसने क्रियाकलाप शुरू किया और आगे बढ़ते हुए अभी तक अब वो अपने आप को भिंडरावाले का एक तरह से ये कहें सक्सेसर मानने लगा है कि उन्हीं की भाषा बोलने लगा है जो कि अब तो मतलब सवाल ही नहीं उठता कि कोई ये बोले, क्योंकि पंजाब दोबारा जो है 1980 के बाद के दशक जो 20 साल थे उसमें नहीं आना चाहता जी। कोई पंजाबी नहीं चाहता, कोई भी पंजाबी, पंजाब और सिख क्यों, कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहता है कि कोई बच्चा जो है वो समय देखे जो उस समय था बिल्कुल आज की हालत में। और जो खुशहाली और चीजें आई हैं पंजाब में वो आगे बढ़ें, और जो कमी है ड्रग्स की और बाकी वो भी दूर हों, यही चीजें लोग चाहते हैं जी। तो ये चीज दोबारा आने का मतलब यही है कि जो आपने कहा कि ये ISI समर्थित जरूर है, बिकॉज कश्मीर में तो फेल हो गया ISI जी, उसकी नहीं चली इतना आने के बाद, तो उसने देखा कि यही एक जगह है जहाँ की थोड़ा आग दोबारा लगाओ जी, बिना जानते हुए कि सिखों की कुर्बानी कितनी है भारत के इंडिपेंडेंस के स्वतंत्रता के मामले में जी। जिन लोगों ने मतलब जिनके सामने उनके बच्चे अगर दीवार में चुन दिए गए, इससे ज्यादा कुर्बानी कौन कर सकता है? सही बात है जी। इसी गुरुद्वारे में यहीं पर जब बोला गया कि सभी को कन्वर्ट हो जाने के लिए जी, दिल्ली में जी, तो कोई नहीं हुआ जी। लोगों ने कहा कि शीश काट देंगे लेकिन हम कन्वर्जन नहीं करेंगे जी। तो क्या वहां पर ऐसा हो सकता है जी? और पहले भी हम कहते रहे और लोग कहते रहे कि मिसगाइडेड यूथ हैं जी। अब यूथ क्या इतना मिसगाइडेड है? कब तक मिसगाइड होता रहेगा जी? तो ये तो जानबूझ करके मिसगाइड हुआ है जी। अगर देखा जाए तो जानबूझ के मिसगाइड हुआ है जी।
और इसके साथ में एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूं, जो आपने देखा कि MP हैं सिमरनजीत सिंह मान, बिल्कुल, उनका स्टेटमेंट आया है कि तकरीबन 50,000 खलिस्तानियों को वेस्ट में सेटल किया गया, ये लेटर दे करके कि हिंदुस्तान में उनको जान माल का खतरा है, उनको आज़ादी नहीं है और वो इसलिए वो सेटल हैं। तो कहने का मतलब कि क्या इन्होंने जानबूझ के किया कि बाहर इनको सेटल करो और फिर ये जो कार्रवाई हमारी हो रही है वहाँ पर वो कराएं? पहली बात। दूसरी बात, ये जो चीज़ अभी हुई, आप ये देखिए कि इसने बोला क्या है। इसने मोदी जी को और अमित शाह जी को थ्रेटन किया है। उसने यहाँ तक ये बोला है कि इसी मामले में खालिस्तान, मतलब बोला इसने कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए अपनी, सिखों को दबाया जा रहा है, किया जा रहा है। खैर ये तो सब देख ही रहे हैं, जिन लोगों को जो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे संपन्न हमारी कौम एक है, हमारे देश के लोग हैं वो। और इसने यहाँ तक ये कहा है कि वही हालत होगी जो इंदिरा गांधी की हुई थी। तो इस तरह की बोल जो है आज के माहौल में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह की चीज़ यहाँ पर खास करके जो भड़काने वाली बात इसने किया है। ISI कनेक्शन आपको पता ही है कि है, दुबई गया और वहीं पर शुरू हुआ। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अवतार सिंह खांडा है जो बबर खालसा का है, और उसको भी ISI ने ही प्रॉम्प्ट किया था और उसके संपर्क में ये रहा है। जो इस समय तो ये इंग्लैंड में है, अवतार सिंह खांडा वहाँ से अपनी गतिविधि चला रहा है, जिसने इसको ट्रेन किया, फंड किया और बाकी सारी चीज़ें की। और एक और है उनके साथ लखवीर सिंह रोडे जो चीफ है इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का। इन लोगों ने जो है इसको बढ़ाया। और इसमें ISI तो अब सोचिए, अब जो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या उन्होंने बोला कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, लेकिन एक कट लगा के भी वो ब्लीड नहीं कर पाए। एक कट उन्होंने कश्मीर में लगाने की कोशिश की, जो कि अब उन्हीं का नासुर बन रहा है। तो अब वो एक कट्स नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था, आपको याद है किसी समय भुट्टो ने ही कहा था कि हम भले घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। और सारी कहानी घास तो खा ही रहे हैं आज की हालत में, लेकिन परमाणु बम भी उनका काम नहीं आ रहा है किसी में। तो मैं इस चीज़ में नहीं कर सकती। एक ISI चला तो जरूर उन्होंने, कुछ न कुछ उनके हाथ में कुछ नहीं है तो कुछ करें, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये इसमें अगर वो देखें, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये इतना अगर कार्रवाई इसकी चलती रही, फंड्स इकट्ठे करता रहा, कुछ फॉलोअर्स लोग इसको फॉलो करने लगे, गाँव में जाने लगा, तो ये तो हमारी इंटेलिजेंस और पुलिस फेलियर तो है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो है। क्योंकि अभी तो हम इस हालत में हैं जिसे कहते हैं कि निप इन द बड, शुरू में जो है उसको रोक दो कि वो आगे नहीं बढ़े। तो उनको वो करना चाहिए कि मैं रोकने की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो है खत्म करो, लेकिन शुरू में ही रोक दो। अगर आप देख रहे हैं कि यूथ रेडिकलाइज हो रहा है तो आप उस समय रोकिए, उसको सही रास्ते पर ले आइए। और तरीके हैं हमारे पास आजकल, कई चीजें हैं जिससे हम तरीके ला सकते हैं। आप देखिए कितना इसका कंडेमनेशन हुआ है हमारे यहाँ। सारे मैक्सिमम सिख कौम और जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उन्होंने कंडेम किया है। हालांकि मैंने इनकी बात बताई आपको, सिमरनजीत सिंह मान ने जो बोला। इवन ये भी दुख की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने भी यहाँ बोला कि ये तो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, उसका जो है रिपरकशन है। ये भी गलत है। आफ्टर ऑल हिंदू राष्ट्र के बाद में तो सिख पंजाब भी है। हिंदुओं को भी तो उन्होंने बनाया था सिख, उन्हीं में से बनाया था। जब उन्होंने देखा कि हिंदुओं पर ये हो रहा है, तभी उन्होंने कहा कि हमें एक और वॉरियर क्लास चाहिए, तो उसी में से तो बनाया, तो अलग कहाँ है। लेकिन ये स्टेटमेंट, तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स थोड़ा सा मेरे हिसाब से, ओपिनियन से, ये आग में घी डालने का काम करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो जिम्मेदार पदों पर बैठे उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि उनको ऐसा करना चाहिए कि ऐसे लोगों को समझाएं बुझाएं कि भाई ये जो आप कह रहे हो ये ठीक नहीं है। क्योंकि क्या आज पंजाब में अगर कुछ बढ़ता है तो उसका रिपरकशन बॉर्डर राजस्थान में नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है थोड़े हमें बहुत सावधान रखने की जरूरत है। और इस मामले में मतलब
वही निप इन द बड वाली बात है कि शुरुआत नहीं होने देना चाहिए हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुलिस फोर्सेस को जो भी हैं, कि ऐसे लोगों पर ज़्यादा नज़र रख के उनको गाइड करें कि ऐसी चीज़ आगे ना हो। और अगर खुद से नहीं है तो समाज के लोग हैं जो इनको कर सकते हैं। अब इनके पेरेंट्स के पास आज आप गए, पहले क्यों नहीं गए जी? वही हो सकता है उनको उसको समझाते बुझाते जी, इतनी एक्टिविटी अगर उसकी थी जी। तो ये सब चीज़ें थोड़ी जो हैं जो बहुत ज़रूरी है देखना। दूसरी जो चीज़ है उसको जो हमें भी सबसे बड़ी जो बात है बीच में आया कि वो सरेंडर करना चाहता है, उसने शर्त रखी है गुरुद्वारे में ही करेगा तो क्या मतलब वो, और ये भी आया कि नहीं वो उसमें अमृतसर ही जाना चाहता है जी। तो स्वर्ण मंदिर मतलब क्या मतलब वो भिंडर वाले की रास्ते पर जाके गुरुद्वारे में जाके हम अपना कब्जा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उसके कहने से ये लग रहा है कि उस लेवल पर वो जाने की कोशिश कर रहा है अपने को दिखाने की। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज की तारीख में हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जितनी भी हैं, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री या पुलिस फोर्सेज हैं, इस काबिल हैं कि ऐसे मामलों को समाप्त कर सकती हैं, ऐसे मामलों को संभाल सकती हैं। इसलिए मुझे ऐसे लोगों को खास करके ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए। और मीडिया में भी बहुत कुछ आया इसके बारे में, जानने की जरूरत ही क्या है, मतलब किस लिए कि वो कहाँ का था, उसकी बीबी कौन है, बच्चे कौन है, उससे मतलब बच्चे तो खैर है नहीं, बट इन सब चीज़ों का कोई लाने की, उस आदमी को और ऊपर लाने की हमें शायद जरूरत नहीं है। स्टार हम लोग ही बना देते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो छोड़ देना चाहिए जो हमारी एजेंसीज हैं वो संभालेंगी, देखेंगी और अपने आप करेंगी जी। अगर वो कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, मतलब सोचने की बात है, 78 लोग हिरासत में थे जी, और जो उसके मेन है वो तो हिरासत में आ ही गए हैं, चाहे इसके जो एडवोकेट एक है जो है जिसने फंडिंग पूरी पैसे का हिसाब किया, इसे क्लोज एसोसिएट जो जा रहे हैं, अगर इसको पहले ही अगर हिरासत में ले लिया होता तो क्या पता लगता कि इसके साथ में कौन कौन है जी। अभी पता लग रहा, कौन पता कर रहा है जी? ये बाकी लोग तो नहीं पता कर रहे हैं ना। जो सुरक्षा बलों के ऊपर या पुलिस के ऊपर इंट एजेंसीज को कह रहे हैं कि नहीं कर पाए, वो ये नहीं कह रहे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से इतने लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, कहाँ से पुलिस पता कर रही है कि इसने ये किया, इसने इसको ये मदद दी, इसने उसको रिक्शा पर उठा के ले गया जी, ऑटो रिक्शा पर, या कैसे घुमाया, क्या किया। तो ये भी अब स्ट्रेटजी जो भी है, मैं नहीं कहूँगा स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर हम नॉर्मल भी एक समझें, एक आदमी को ये समझना चाहिए कि सुरक्षा एजेंसीज अपना काम कर रही हैं जी, जो उनको करना चाहिए जी। तो हो सकता है उनके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि और भी कौन लोग हैं इन्वॉल्व हैं जी। तो निप इन द बड हो सकता है कि वो बड बड़ा हो और भी इसमें बर्ड्स हों जिनको कि रोकना पड़ेगा जी। तो हो सकता है वो अपना काम कर रहे हैं। हमको काफ़ी हद तक हमें इस पर मुझे भरोसा है जी। और मैं लोगों को भी यही कहूँगा, सारे एजेंसीज को कहूँगा, प्लस मीडिया को कहूँगा कि भरोसा रखिए अपने सिस्टम पर जी। हाँ, हर 100% में कामयाबी किसी को नहीं मिलती जी, लेकिन काफ़ी हद तक कामयाबी इसमें मिलेगी। और हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर के सिक्योरिटी, वो जरूर अपने कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, ये 1980 के दशक वाला पंजाब अब नहीं हो पाएगा, कोई नहीं चाहता है जी, ना पंजाब चाहता है, ना हिंदुस्तान चाहता है, दुनिया के कुछ लोग भले चाहते रहे, उनकी अब चलने वाली नहीं है, अब चलने वाली नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और चलते हैं सर एससीओ सम्मेलन की तरफ। और एससीओ सम्मेलन में आतंकवाद और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दे पर बातें बढ़ चढ़कर हुई हैं। भारत ने भी दृढ़ता से पाकिस्तान और चीन को खरी खरी सुनाई है। एससीओ सदस्य देशों के सुरक्षा परिषद सचिवों की हालिया बैठक को कितना सार्थक मानते हैं? अनिल जी, सबसे पहले हम देखें कि कौन कौन स्टेट्स हैं पहले जी इसमें एससीओ में जी। अगर आप देखिए, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान जी, 4 तो यही हैं जिनसे हम समझ जाएंगे कि किस तरह की मतभेद और क्या चीज़ें थिंकिंग है। बाकी सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे हैं जो कि मेंबर्स हैं पहले जी। आपको पता ही है कि जब शुरुआत हुई थी तो इसकी तो उसमें सिर्फ 5 ही थे जी। जब शुरुआत इन्होंने शंघाई में हुई थी इनकी मीटिंग, उसके बाद, और 1957 में इन्होंने एक डिक्लेरेशन भी अपनी की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है जी। और मिले तो यही थे, चाइना, रशिया और
किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इसमें जो थे साथ में, तो इन लोगों ने किया था। और इन्होंने 2005 से छठा इन्होंने 2006 में किया, जब उज्बेकिस्तान को इन्होंने अपने में इंक्लूड किया। और उसके बाद जो है रेगुलर मीटिंग्स इनकी होती रही। इन्होंने ये भी कहा कि ये इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल सारी चीज़ें अपना कोऑपरेट करना चाहते हैं उसमें। 2007 से इनकी रेगुलर मीटिंग हुई, फॉरेन अफेयर्स की, इकोनॉमिक कमेटी इनकी और फाइनेंस की मीटिंग्स होती रही हैं। ये तो 2017 में आकर के इन्होंने हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को लिया। इंडिया को लिया, आपको पता है रशिया चाहता था, और रशिया का एम था बेसिकली टू काउंटर बैलेंस चाइना, कि चाइना इसको पूरी तरह हावी ना हो जाए इस पर। और चाइना ने फिर पाकिस्तान को लिया कि हमारा भी कोई हो इसमें, इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर आप शुरुआत देखें तो एक व्यू ये कहता है कि चीन ने जानबूझ के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया दो कारणों से। एक तो वो चाहता नहीं था कि रूस जो है, क्योंकि रूस और अमेरिका ये वर्ल्ड पावर्स थे, और रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि रूस इतना आगे बढ़ जाए कि चाइना डाउन हो जाए, पहली बात। क्योंकि चाइना तो अपने आप को शुरू से मानता है कि हम ही वर्ल्ड पावर हैं, क्योंकि वो जुंग को बोलते हैं उनका, आप देखिए जो ट्रैंकल है बीच में काट के कहते हैं कि सेंट्रल कंट्री, मतलब वर्ल्ड के सेंटर में है, अपने आप को ये मानते हैं। तो ये मान के वो चल रहे थे। दूसरी चीज़ थी कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने ये बोला था कि जो सेंट्रल एशिया पर रूल करेगा या सेंट्रल एशियन पर कमांड करेगा वो आगे चल कर वर्ल्ड पावर बनेगा। तो इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अपने कब्जा तो नहीं कहूँगा, बट ऑर्गेनाइजेशन बनाना कि हम जो है रहें यहाँ पर, कि उस थ्योरी में हम आगे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हो भी रहा है चीन अगर आप देखें उस हिसाब से। तो ये जो चीज़ें थी जो इनके साथ चलती रही थी। इसके बाद जो है अगर आप देखिए तो इन्होंने क्या किया है, इसमें नए मेंबर्स कुछ डाले जो ईरान और बेलारूस को, जो लाइकली थे अभी 2023 में उन्होंने बन जाना था, इस वॉर की वजह से हो सकता है थोड़ा सा वो हो, लेकिन ईरान को जिस तरह चीन ने किया और रशिया के साथ है तय है, बेलारूस रूस के साथ ही है, तो उसका भी आना लगभग इस ऑर्गेनाइजेशन में तय है। ऑब्जर्वर स्टेटस इन्होंने अफगानिस्तान दिया था, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को। और सरप्राइजिंग बात है कि अमेरिका ने भी अप्लाई किया था ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए, जिसको 2005 में इन्होंने निगेट कर दिया, माना नहीं कि अमेरिका को हम जो है ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये थी ये काफ़ी, मतलब 2005 में इंडिया के आने की तो काफ़ी पहले की बात है। डायलॉग पार्टनर इन्होंने सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट ऐसे करके तकरीबन 9 देशों को बना रखा है, जो कि धीरे धीरे उनको भी ये मिडिल ईस्ट को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहते थे कि वहाँ भी हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े, क्योंकि वही जगह हैं जहाँ पर कि अमेरिका और बाकी जो है अपना करना चाहते थे। तो ये जो चीज़ें थी जिन्होंने लिया अपने उसमें। बाकी जो देश हैं जैसे बांग्लादेश, सीरिया, यूक्रेन, इनको भी इन्होंने इजराइल को लिया। लेकिन बेसिकली जो ये इनका एम था, जैसे मैंने कहा इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमी और ये जो सेपरेटिज्म है, इन सब चीज़ों के बारे में, एक्सट्रीमिज्म के बारे में सेंटर्ड रहना चाहते थे कि ये चीज़ें नहीं हो। लेकिन थोड़ा इसमें मैं ये कहूँगा कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है। आप देखिए क्या पाकिस्तान हम कह रहे हैं कि टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, जी सब जानते हैं दुनिया में, अमेरिका से लेके कई जगह कितने हैं, उसके यूएन ने भी किया है उनके लोगों को जो है। और वही नहीं, 2-3 में तो आपको पता है कि चीन ने रोक भी लगा दी थी। तो अब ऐसे लेकर के कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? रूस का हम और यूक्रेन का हमने देख ही लिया, चीन का हम अपने ऊपर भूटान के साथ देख रहे हैं जी। तो ऐसी चीज़ें देख करके थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि इतनी जल्दी अचीव, हम आगे चल के देखें क्या अचीवमेंट्स हैं, तो ये जो एम है इतनी जल्दी अचीव नहीं होने वाला है अगर जिस हिसाब से चलना है उसमें चलने लगे तो। हालांकि इन्होंने कई चीज़ें और डाली, इन्फो वॉरफेयर, साइबर के ऊपर कोऑपरेशन करना, टेररिज्म का था ही, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन्होंने बेसिकली 2006 के बाद शुरू किया अपना। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हम अगर ये देखें एक तरह से मैं ये कहूँगा कि आप देखिए
ज्योग्राफिकली देखिए अगर, तो मैंने पहले ही बताया कि सेंट्रल एशिया उस पर और मिडिल ईस्ट में, पहले सेंट्रल एशिया फिर मिडिल ईस्ट में, और नेबर्स को साथ में रख करके उनको थोड़ा सा जी अपने साथ रखना, एक ये वो था। और आई थिंक ब्रेगेंजीज करके एक थे जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने बहुत पहले 19वीं सदी में ही कहा था कि जो सेंट्रल एशिया पर डोमिनेट करेगा वो वर्ल्ड डोमिनेट करेगा। तो हो सकता है वो चीज़ सही आ जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है कि ये जो ये इलाके हैं इसमें दुनिया का 60% पॉपुलेशन है पॉपुलेशन वाइज, और तकरीबन 40% या उससे ज़्यादा, 42% या उससे ज़्यादा ट्रेड जो है इन कंट्रीज़ में है। तो ये जो चीज़ें हैं 2-3, ये भी हमारी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंस देता है इस ऑर्गेनाइजेशन को जी, कि चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कुछ कर सकता है। तो ये जो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने अगर देखा जाए कि अभी तक अचीव किया हुआ है, हालांकि एम था कि एक प्लेटफॉर्म तो है जहाँ पर मिल बैठ करके बात कर सकते हैं एटलीस्ट, या एक दूसरे को 1 to 1 की जगह दूसरे के साथ मिल करके भी समझा सकते हैं। एक ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, लेकिन हो सकता है कि मददगार उसमें भी साबित हो सकते हैं दूसरे लोग, तो ये आ सकते इसके साथ। लेकिन इन्होंने फाइनेंशियल में भी एससीओ का एक इंटर बैंक कंजोर्टियम बनाया था, 5-6 बैंक मेंबर कंट्रीज़ को मिलके कंजोर्टियम था, कि जिससे कि ये लोग जो ट्रेड जो है जो अभी डिपेंडेंसी वेस्ट के ऊपर है वो कम हो जाए, वो भी इन्होंने किया था। उन्होंने दूसरा जो थे जॉइंट कैपेबिलिटी फॉर इंट शेयरिंग भी बनाई थी, और जॉइंट एक्सरसाइजेज तो कर ही रहे हैं, कर रहे थे, हम भी करते रहे हैं चीन के साथ, बाकियों के साथ, हर एक देश के साथ, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सबके साथ हमने किया है, तो भी ये चलता रहा है। जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी चलते रहे हैं हर एक कंट्रीज में, तो मतलब कुछ चीज़ें तो चली हैं जी। लेकिन कितना टेक ऑफ की हैं जी, वो थोड़ा सा उस लेवल पर नहीं आया है जितने पर कि ये होना चाहिए। तो ड्रॉबैक्स वही हैं कि आइडियोलॉजी जो हैं मिलती नहीं है सबकी जी, सब अपने अपने उसमें रख रहे हैं जी। और मैंने 4 का तो बोल ही दिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया को देख लीजिए आप जी, कि कितना वो है। दूसरा जो है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी ही कहना पड़ेगा, चीन को देखिए और रूस को देखिए जी, तो एक वो भी है जी। और पाकिस्तान देखें तो वहाँ तो ना डेमोक्रेसी है ना ऑटोक्रेसी है, कहीं नहीं है, बीच में मिलिट्री क्रेसी है, जो भी कहिए वही लेके चल रहे हो जी। तो एक वो चीज़ है आ जाती है बीच में। फिर जो है जो एंटी टेरर मेजर्स हैं उसके ऊपर ही बहुत डिफरेंस है। हिंदुस्तान का देखिए, पाकिस्तान का देखिए, चीन का देखिए, हम बात कर ही चुके हैं जी कि कितना निगेट करता रहा पाकिस्तान, चाहे वो, और इवन ओसामा बिन लादेन तक का निगेट करता रहा, लेकिन हुआ क्या जी, सब कुछ वहाँ हुआ। अफगानिस्तान में जब तालिबान आ गए तब पता लगा कि सब कुछ वहीं से हो रहा था जी, पाकिस्तान कर रहा था जी। और चीन भी उइगर्स के साथ वो कर रहा है, जो सामने नहीं आ रहा है, ना आने दे रहा है, और यूएन में वो जो है वीटो लगाता रहा जब इंडिया ने नाम दिए वहाँ पर जी। और यही चीज़ उठाई हमारे यहाँ, हमारे एनएसए ने आज जी, जी। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि ये कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये जो मीटिंग अभी 29 को हुई है, इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना ने तो ऑनलाइन जी पार्टिसिपेट किया, ये भी एक ठीक बात है कि वहाँ पर किया उन्होंने। लेकिन जो इश्यूज हैं, जो अजीत डोल जी की बात की आपने, कि जो हमारे एनएसए ने बोला, उन्होंने 2-3 चीज़ें, मैं सिर्फ 3 चीज़ों पर वो डालना चाहूँगा। पहले बात, उन्होंने आपको डेवलपमेंट बोला, कनेक्टिविटी बोला, चैलेंजेस जो बोला जो हमारे सामने हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं जो उन्होंने बोली। लेकिन इनडायरेक्टली जो 2-3 चीज़ें उन्होंने बोली, इंक्लूडिंग यूक्रेन वॉर पर, कि मेंबर स्टेट्स को जो है मिलिटरली एक्शन पर नहीं आना चाहिए जी, और बहुत ज़्यादा, और दो अपने जो एक दूसरे की सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसमें उसके ऊपर जो है दखल नहीं देना चाहिए जी। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों के लिए, पाकिस्तान चाहने के लिए, कि भाई ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है जी जी, उन्हीं के ऊपर मैं डायरेक्ट कमेंट लेता हूँ जो कि एक जाना चाहिए, और ऑफ कोर्स मे भी रशिया के लिए भी एक उनका है। दूसरा जो है, उन्होंने ये भी बोला कि कहीं भी यूनिलैटरली मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए।
अगेन चाइना और मैं कहूँ तो रूस के लिए कि सीधा जो है आप मिलिट्री एक्शन ये नहीं होना चाहिए। तीसरी जो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली उन्होंने टेररिज्म जो है कंडेम किया सारे फॉर्म्स में, हर एक में, और उन्होंने ये बोला कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस समय हो रही है वो टेररिज्म फाइनेंस हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, टेरर से पैसे ले रहे हैं और टेररिस्ट को पैसे दे रहे हैं, मतलब टेरराइज करके पैसे ले रहे हैं और टेररिस्ट को पैसे दे रहे हैं। तो ये भी जो है एक चीज़ जो बड़ी है, जो कि जिस पर कंट्रोल और लगाम लगनी चाहिए जी। दूसरा जो उन्होंने बोला कि अगेन डायरेक्टली उन्होंने मतलब नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ा सीधा उन्होंने कहा जितने मेंबर स्टेट्स हैं यूएन रिजोल्यूशंस जो भी हैं टेररिज्म पर, उस पर जो है उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए जी। चीन के लिए एक तरह से देखा जाए तो सीधी सादी सपाट शब्द में बोला गया कि भाई ये यहाँ पर आप कुछ और बात करते हो, ये हमारा एंटी टेररिज्म है, वहाँ जो है कुछ और होता है। बिल्कुल। तो एक उन्होंने डायरेक्टली वहाँ भी बोला, और फिर उन्होंने जो एक बड़ी बात बोली अच्छी, जो रोड कनेक्टिविटी के बारे में, जो इंडिया ने भी ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है, अगर आपको याद होगा, जिसको इन्होंने बोला है इन द जो इन्वेस्टमेंट है रोड कनेक्टिविटी पर पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, कंसल्टेटिव होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जी। बीआरआई के बारे में डायरेक्ट बोला गया है कि ये चीज़ नहीं थी जी। आपने किसी से अलग बात की, पाकिस्तान से अलग बात की, हमसे कुछ और कह रहे थे, दूसरे देश से कुछ और कह रहे थे, और कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं थी, पार्टिसिपेटरी नहीं थी, हर एक की अलग अलग हुआ। तो ये चीज़ भी उन्होंने बोला। और दूसरी जो इन्होंने बोला ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो इन्होंने बोला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि मेनली इंडिया ने किया है रशिया के साथ जी। कि ये इसमें 3 स्टेट्स इन्वॉल्व थे जब ये शुरू हुआ था 2002 में, इंडिया, ईरान और रशिया। और इंडिया था, अभी हमारा ट्रेड जो है थ्रू सुएज कैनाल होता है मैक्सिमम रशिया के साथ। अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो ये लेने से हमारा जो है बाहर के थ्रू सीधा जो है डायरेक्ट इनकी मतलब काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, तकरीबन बाई 50%। टाइम, कॉस्ट और एफर्ट जी सारा रिड्यूस हो जाएगा अगर ये रूट बन जाता है रशिया के साथ। और यही नहीं, बाद में और देशों को भी जोड़ा गया, जिसमें अभी जो है हिंदुस्तान ने 13 देश मिल चुके हैं इसमें जी, इस कनेक्टिविटी के लिए। और एक कनेक्टिविटी हो जाए तो वही जो मैं पहले कह रहा था, ये यूरेशिया के थ्रू जाएगा, तो हो सकता है हिंदुस्तान भी जो वर्ल्ड पावर बनने का सपना देख रहा है यूरेशिया के थ्रू अगर है पॉसिबल, तो ये भी एक तरीका है यूरेशिया में जाने का। और इसमें जो है इन्होंने ट्रांजिट टाइम से लेकर हर एक टाइम जो है कम हो जाएगा। इसमें शिप, रेल और जो रोड नेटवर्क्स हैं सारे मिलके हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने इसमें कही है, और ये जोर दे के कहा है कि जो ये INSTC है, इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इस पर जो है हिंदुस्तान स्ट्रेस देना चाहता है, जोर देना चाहता है, इसको आगे बढ़ाना चाहता है जी। इसका मतलब कि हम बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का एक तोड़ जो है करेंगे जी, करना चाह नहीं रहे हैं, करेंगे, बड़ा सीधा बोला। और जो काफ़ी पहले आपके यहाँ 2 साल पहले कहीं अमेरिका ने प्रपोज किया था एक इंटरनेशनल नेटवर्क BRI के आगे की खिलाफ कि हम अफ्रीका तक करेंगे, ऐसा जो टेक ऑफ नहीं कर पाया जी उनका जी। तो ये एक 3 चीज़ें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से इस पर जो बाकी कंट्रीज हैं, खास करके जिनका मैंने नाम लिया, चीन, रशिया, पाकिस्तान, उनको भी बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान अब ऐसे बैठा नहीं है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में चूँकि इस बार हिंदुस्तान के पास है इसकी प्रेसिडेंसी, तो इसमें भी जैसे G20 में कर रहा है, यहाँ भी जो है वो सबको लेके चलेगा। तीनों चीज़ें जो बोली सामने बोल के कर रहे हैं हम, ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी और बाकी जो पार्टिसिपेटरी है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक 3 बहुत महत्वपूर्ण जो है बात हुई है इसके अंदर। और अगर ये इन बातों पर मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान जिस तरह चलने के पूरे मूड में है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है आगे जो देश बाकी आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हिंदुस्तान के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं जी। बिल्कुल सर। और निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में आपने खासतौर पे भारत भूटान के जो संबंध हैं ऐतिहासिक, उन पर आपने विस्तृत प्रकाश डाला है। आपने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कहाँ पे कमियां हैं और कैसे हम दूसरी तरफ हम आगे भी बढ़ रहे हैं और हमारी पास इच्छा शक्ति भी है आगे बढ़ने की। और आपने वो बताए भी पूरा विस्तार से कि
कौन कौन से और तोपें हमारे पास आने वाली हैं या किन पर काम चल रहा है, और ख़ासतौर पे खालिस्तानी तत्वों के पीछे जो साजिश रहती है इस पर भी आपने आज के कार्यक्रम में जानकारी दी। और एससीओ सम्मेलन जो हुआ है उसने एक चीज़ साफ दर्शाई है कि भारत मीठी मीठी बात भी करता है लेकिन खरी खरी भी सुनाता है। तो निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम के जरिए भी हमारे पाठकों दर्शकों के बहुत सारे जो सवाल हैं उनके उत्तर मिले होंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सर, आप इस कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल विस्तृत खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रभासाक्षी.com। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।